अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। हम आज वक्त पे हैं और उम्मीद है कि आप भी वक्त पे हैं। बहुत सारे लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने ऑफिस में पहुंचने के लिए, अपने वर्क प्लेसेस पे पहुंचने के लिए। रीजन बीइंग की सड़कों पर अर्मिला हसन आज भी पानी मौजूद है। ये वो पानी है जो कल बारिश के बाद आया था, बहुत सी जगहों से तो निकल गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे इलाके खासतौर पर लाहौर शहर के अंदर ऐसे हैं और पंजाब के दीगर शहरों में जहाँ पे ये पानी मौजूद है और लोगों को बॉदर कर रहा है। सो आपको अपने रूट का अंदाजा होना बहुत जरूरी है। जहाँ पे भी आपने पहुंचना है बियॉन्ड टाइम। रूट के साथ साथ कुछ ऐसी कल हमने देखा है ऐसी जगह पानी से भरी हुई थी। जी, और जी, जी, कल मैंने घर जाके जो फुटेजेस देखी दो कि हमारा वो रूट नहीं था, वो सारी चीजें, लेकिन पानी इमरान हसन कल बहुत ज्यादा था और मतलब कल रिकॉर्ड टूटे हैं। अंडरपासेस भरे हुए थे। मैंने एक अंडरपास की वीडियो देखी, शायद ये कलमा चौक का जो नया अंडरपास सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो बन रहा है, हाँ, CBD पंजाब, द प्लेस दैट वी सी एज फ्यूचर ऑफ लाहौर, वो डूबा हुआ था। उसमें गाड़ियां बंद थी, मोटरसाइकिल वाले आधे आधे नहीं बल्कि पूरे पूरे डूबे हुए थे और बहुत बुरा हाल था वहाँ पे। आई वाज वंडरिंग कि अभी नया बना है तो उसका ये हाल है, अगर ये नया ना होता तो क्या होता। नहीं, वो बुजदार साहब ने बनाया ऐसे था कि लोग उसमें स्विमिंग भी सीख सकें और गाड़ियां तैर के भी जा सकें। तो कल पहली दफा इसका बाकायदा तजर्बा किया गया कि क्या इसमें तैरा जा सकता है कि नहीं। तो बुजदार साहब तैरा जा सकता है। ये परवेज इलाही ने बनाया। पर ये परवेज इलाही साहब, हाँ वैसे शुरू उनके वो और एक्सटेंड उसको किया और फिर मोहसिन नकवी साहब ने इसको कंप्लीट किया। लेकिन ये उन्हीं के क्रेडिट पे जिसने भी बनाया, नाजरीन आफरीन आप पे। तो तजर्बा आपका कामयाब है, तैरा जा सकता है, तैरा जा सकता है। कल लोग तैरे इसमें। वैसे नहीं बात की, सॉरी, लेकिन ये पानी खड़ा था। अब हम क्या नहीं, बात ठीक है। क्यों भाई पानी क्यों खड़ा था? अरबों रुपए लगे, क्यों पानी खड़ा था? पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। टैक्स के पैसों से बना है और बहुत टैक्स जाता है हमारा। ऊपर से डार साहब बढ़ाए जा रहे हैं टैक्स हमारा, पता लगा हमें इस दफा और बढ़ रहा है। तो टैक्स के पैसों से ये चीजें बना रहे हैं। इससे बेहतर तो आप मिस्त्री चीजें बना लेते हैं, जैसे हमारे अंडर पासेस बनते हैं। हमारे घरों के बाथरूम में भी पानी खड़ा नहीं होता, उसकी स्लोप अच्छी होती है। पहले वैसे शहबाज साहब भी जो अंडर पासेस बनाते थे उनका भी यही हाल होता था, भर जाते थे। वो भी कोई मुबर्रा नहीं थे। फिर उन्होंने थोड़ा इंप्रूव किया और अब ये CBD बहुत बुरी एग्जांपल है कि हम देख रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर और इसने एक एग्जांपल बनना है इस इलाके ने पूरे पाकिस्तान के लिए। और अभी तक आप देखिए कि वहां पे सूरत हाल ये है कि बारिश आती है तो पानी आता है और थोड़ी सी ज्यादा बारिश आती है तो बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। तो ये सूरत हाल है। खैर जी, आप आगे बढ़ते हैं और हज के हवाले से हम बात करेंगे जनाब। आज तारीख का सबसे बड़ा हज यानी कि 30 लाख आजमीन मैदान अराफात पहुंच गए हैं। हाजी जो हैं मस्जिद निमरा में खुतबा हज सुनेंगे, जोहर असर एक साथ पढ़ेंगे और साथ साथ गरूब आफ्ताब पर मुज़ल्फ़ा रवानगी होगी। इस हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि आज तारीख का सबसे बड़ा, जिसमें 30 लाख आज़मीन जो है वो हज का फरीज़ा सर अंजाम देंगे, मैदान अराफात पहुंचेंगे। इस हवाले से हमने आपको बताया है। ये आप जो मनाजिर देख रहे हैं, ये उन मनाजिर के अंदर दुनिया भर से जो हज्जाज कराम हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों से सऊदी अरब पहुंचे हैं और हज के फरीजे की अदायगी के लिए। और अब चूंकि बाकायदा तौर पर इसका आगाज हो गया है तो इस हवाले से हमने सोचा बिल्कुल हाजी जो है वो मस्जिद निमरा में खुतबा हज सुनेंगे, जोहर और असर एक साथ मिला के पढ़ेंगे। गुरूब आफ्ताब पर मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ी जाएंगी। हाजी रात यहीं गुजारेंगे और शैतान के लिए कंकरियाँ चुनेंगे। जैसा कि अर्मिला ने कहा कि 1,57,000 पाकिस्तानी इसमें शामिल है और 30 लाख आज़मीन है, 3 मिलियन जो कि इस वक्त जो हज का फरीज़ा है वो सरअंजाम दे रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो इस वक्त खेमा बस्ती है वो भी आबाद हो गई है और ये हज का रुकन आज़म है वक़ूफ़ अरफ़ा, जिसको आज अदा किया जाएगा। और 20 से 30 लाख आज़मीन की तादाद है। टेम्परेचर्स का कल भी हमने जिक्र किया था। सऊदी अरब के अंदर मुसलसल जो टेम्परेचर्स हैं वो इन दिनों में वैसे ही, चूँकि सहराई इलाका है, पहाड़ी भी सख्त किस्म की पहाड़ियाँ यहाँ पे, कुछ सरसब्ज़ पहाड़ियाँ नहीं हैं, तो इस वजह से सख्ती गर्मी की बहुत ज़्यादा हो जाती है, मौसम बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। और जब इतनी बड़ी तादाद में ह्यूमन बींग्स मौजूद हों अर्मिला, तो ये आगे सही का इलाका है, सफ़ा और मरवा के दरमियान का ये जो मनाजिर हैं और इसी तरह मैदान अरफात के मनाजिर, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सऊदी अरब की जानिब से इस बात को मेक श्योर किया जाता है कि आज़मीन हज जो आ रहे हैं यहाँ पर दुनिया भर से, उनके लिए जो इंतजामात हैं वो बहुत बेहतर अंदाज में किए जाएँ, उनको जितना मैक्सिमम हो सके फैसिलिटेट किया जाए
और जिससे हमने कहा कि 30 लाख जो आज़मीन हैं वो हज की अदायगी कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा नंबर है और तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है। तो इस हवाले से ऑब्वियसली इंतज़ामात को भी मलूज़ खातिर रखा गया है और इंतज़ामात काफ़ी बेहतर भी हैं। बहुत सारे जो लोग हैं उस हवाले से फीडबैक भी दे रहे हैं, बट अल्लाह करे कि अल्लाह ताला इन सब का हज कबूल फरमाए। बिल्कुल, बहुत सारे जो हुज्जाज कराम हैं वो जबल रहमत पर जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुज़ूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगेंगे। मगरिब से पहले मैदान अरफात को छोड़ने का हुक्म है। गुरूब आफ्ताब पर एक गोला चलाया जाएगा। हाजी मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे, वहाँ पहुँचकर मगरिब और इशा की नमाज़ें अदा करेंगे, फिर रात खुले आसमान तले गुजारेंगे और शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ चुनी जाएंगी और फिर 10 ज़िलहज की अदायगी के बाद, नमाज फ़जर की अदायगी के बाद जो 10 ज़िलहज को उन्होंने करनी है, उसके बाद मिना में अपने खैमों में वापस आ जाएंगे। ये सारा प्रोसेस शरई तौर पर हिस्सा है हज के अमल का, जो कि फ़र्ज़ है हर उस इंसान पर जो कि इस्तिताअत रखता हो। और इस्लाम के जो बुनियादी 5 अरकान हैं उसमें हज भी इंतहाई अहम रुकन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हुक्म है कि अगर आप अफोर्ड कर पाएँ, अगर आप कर पाएँ तो ज़रूर हज की सादत हासिल करें। बिल्कुल सिर्फ ये दुआ करेंगे कि जो भी इस फरीज़े को अंजाम दे रहा है अल्लाह उसको हिम्मत दे कि वो करे और फिर उसका वो फरीज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। ये हमारी दुआ है। तो आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में बिल्कुल, और आपको आज की बड़ी खबर बता दें। वेलकम बैक। 9 मई के वाकयात के बाद हिजानी कैफियत बरकरार है। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस वक्त शरपसंदों के बारे में अगर बात करें तो उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें सुनी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच 2 बार टूट चुका। बिल्कुल कुछ ऐसे रहनुमाओं के दिल की तरह जो कि उम्मीद कर रहे थे कि हालात उनके हक में बेहतर होंगे, टूट रहा है। मुसलसल बेंच भी टूट रहा है और दिल भी टूट रहा है। अब 6 रुकनी लार्जर बेंच है, इसमें आम केस की समाअत है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजारों के वकला के दलाइल जारी हैं। जो फौजी ट्रायल हैं सिविलियंस के फौजी अदालतों के अंदर, उनको इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। अदालतों में छुट्टियों से पहले आज लास्ट वर्किंग डे है, सो उम्मीद की जा रही है वकला की जानिब से कि शायद कोई रिलीफ मिले, कोई कोई फैसला आ जाए। गुज़िश्ता रोज DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने एक जज्बात और अहम तरीन जो कह ले भरी कॉन्फ्रेंस की। जज्बात से सहाफ़ियों के मुख्तलिफ सवालात के जवाब भी दिए। उन्होंने वाजे किया कि एहतसाब का अमल अपने घर से शुरू कर दिया है। फौजी तनसीबात की सिक्योरिटी बरकरार रखने में नाकामी पर 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया गया है। DG ISPR ने वाज़े तौर पे बताया कि 9 मई के वाकयात का मकसद फौज को इश्तियाल दिलाकर फौरी रद्द अमल पर मजबूर करके सियासी मकासद हासिल करना था। तमाम वाकयात पर जो कह ले प्री प्लान थे ये वाकयात और बाकायदा चंद माह इसकी मंसूबा बंदी की गई। फौज के खिलाफ लोगों की जहन साजी की गई। तबाही फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर मजमूम मुहिम चलाई गई। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने यह भी बताया कि इस सानिया के 3 से 4 मास्टरमाइंड और 11 से 12 प्लानर्स हैं। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में वाजे किया कि 100 जो शरपसंदों के खिलाफ ट्रायल जारी है, 102 मजमूई तौर पे। ओके, उनका कहना था कि शोहदा के जो लवाहिकीन हैं, वर्सा है, उनकी जानिब पर मास्टरमाइंड और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव भी बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत अहम, जैसा कि आपने बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आर्मी चीफ से सवालात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा साने के जिम्मेदारों, सहूलतकारों, मास्टरमाइंड्स को हरगिज़ माफ नहीं करेंगे, सजा मिलेगी और हर सूरत मिलेगी। दूसरी जानिब लंदन, जो कि इस वक्त, बल्कि इनफैक्ट एवरी टाइम हम जो लंदन होता है या दुबई होता है, पाकिस्तानी सियासत का उससे बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। इस वक्त भी जनाब सियासत का मरकज़ है। दुनिया में शायद ये वाहिद मुल्क है जिसके मुस्तकबिल के फैसले दूसरे ममालिक में होते हैं और ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी सियासी क़यादत के लिए फिर चैलेंजेस भी तो ऐसे हो जाते हैं। खैर, नून लीग और पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत लंदन में है। मुलाकातों का सिलसिला जारी है और मुझे उम्मीद है कि अहद वफा भी दोहराया जा रहा होगा कि नहीं, हम तुम साथ चलेंगे। लेकिन दूसरी जानिब हम तुम साथ साथ ऐसा भी हो रहा होगा। आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो ने भी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की। ज़रा ये कहते हैं कि इस समय विफाक और आइंदा जो निगरान हुकूमत है और इलेक्शन से मुताल्लिक मुशावरत है, वो भी ज़ेर बहस आई है, उस पर मुशावरत की गई है। उधर एक जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए सियासत के दरवाजे बंद हो रहे हैं, दूसरी जानिब नवाज शरीफ के लिए रुकावटें दूर हो रही हैं। ऐसा लग रहा है, जारी बात है, जैसी सूरत हाल बन रही है, ऐसा लगता है कि नाअहली की जंजीरें टूट रही हैं। कायम मकाम जो सदर हैं इस वक्त सादिक संजरानी साहब इलेक्शन एक्ट से मुताल्लिक तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं और इसके बाद ताहयात नाअहली
5 साल की नहली में तब्दील हो गई। और अगर इस मुद्दत को देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब अब नाअहल नहीं रहे। इनफैक्ट 2022 तक उनकी नहली बनती है इन केस अगर ये लागू होता है, बट मुझे कानूनी टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता, सो दैट्स नॉट अ स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हुए ये भी दावे सामने आ रहे हैं कि कानून साजी के बाद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए हैं, ये कहा जा रहा है। तो क्या सूरत हाल है जी? इसी पे हमने बात, इसी पे हमने तज्जिया भी बिल्कुल। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, आई होप यू आर डूइंग वेल। इमरान मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो 9 मई के वाकयात के हवाले से कल हम सबसे पहले तो इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करें जो कल हुई DGISPR की जानिब से। उन्होंने वाजे किया है कि जो फौज में खुद एहतसाबी है उसका अमल मुकम्मल हो चुका है। मास्टरमाइंड्स को माफ़ नहीं करेंगे, सहूलतकारों को माफ़ नहीं करेंगे। कल बड़ी एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि फौज के अंदर भी जो लोग थे उनको भी इस एहतसाब के अमल से गुजारा जा रहा है। किस तरह से आप कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को इंपॉर्टेंट समझते हैं इस सियासी या पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर? देखिए, इम्पोर्टेंट तो इस तरह से है कि जो DGISPR हैं वो फौज के तर्जुमान हैं। वो खुद से तो अपनी बात नहीं कह रहे कि उनके ख्यालात तो का इजहार तो नहीं कर रहे, वो बात कह रहे हैं जो फौज मजमूई तौर पे सोच रही है। जब हम मजमूई तौर पे कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो सिपा सालार उनके सोच रहे हैं, जो उनका फैसला है, जो उनका जहन है, वो बता रहे हैं जो फौजी तर्जुमान होता है। तो जाहिर है मैं इस पे असल में हमें जैसे कहते हैं कि क्या तबसरा करना है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं। हर चीज़ देखें, यहाँ जब हम जमहूरी एक मुल्क में रहते हैं ना तो बात होती है दलील से। हमने कोई भी बात करनी होती दलील से। हम तो पहले भी मैं अपनी गुफ्तगू में कहता रहा हूँ कि हम तो वैसे ही दंगे फसाद के कायल ही नहीं है। मतलब फौजी तनसीबात तो बड़ी दूर की बात है। मैं कहता हूँ जो सिविलियन गाड़ियाँ भी जलाई जाती हैं, जो सिविलियन तनसीबात पे भी हमले किए जाते हैं, वो भी काबिल कबूल नहीं है, वो भी नहीं होने चाहिए। जमहूरियत के अंदर जब हम रहते हैं तो ये सारी चीज़ें शाइस्तगी के अमल से गुजरनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में ये शाइस्तगी का अमल मतलब बड़े लंबे अरसे से, ये नहीं को आज 2-4 साल से हुआ है, ऐसा बड़े लंबे अरसे से हम देखते हैं कि उसमें नहीं है और उसके पीछे बड़ी वजूहात हैं। और जब ये बात हो रही थी ना, कल भी DG साहब कह रहे थे कि 9 मई के वाकयात के जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे और ये अब झूठ की फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए, सच बताना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल बात सही है कि सच बताना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सच भी शायद पूरा नहीं है। मतलब मैं इसको बड़ा इसमें सच की असल में ना बहुत सारे पहलू, बहुत सारे जाविये हैं। हमें उतना सच जो सूट करता है, हम सारी तरफ से देखते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस को जितना सच सूट करता है वो उतना सच बोलते हैं। किसी एक जमात को जितना सच सूट करता है वो उतना सच बोलते हैं। वो अपने पहलू के हवाले से अपनी सफाई पेश करता है कि जी मैं ऐसे था, मेरा दामन इसमें से छोड़ दें। इसी तरह से इदारों का भी, इस्टेब्लिशमेंट का भी इसी तरह से मामला है कि बहुत सारी चीजें वो सामने लाई जाती हैं जो उनके हिसाब से वो उनको क्लैरिफाई करती हैं। अच्छा। लेकिन अगर हम पूरी पिक्चर को देखें तो शायद ये थोड़ा सच सबके पास तो है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच नहीं है और शायद पूरा सच बोलने की शायद हिम्मत भी नहीं है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। अच्छा मीर साहब, एक बड़ी जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें इमरान जो आपने बात कही ना, देखें पूरा सच बोलने की हिम्मत तो हम दिखा देंगे, मसला ये है कि सुनने की किसमें हिम्मत है। ठीक कह रहे हैं, ठीक सुनने की हिम्मत नहीं है यहाँ पे देखें जो हुकूमतें भी सामने होती हैं, जो फेस पे होती हैं, वो भी जलाल में आ जाती हैं, जिन्हें हम बड़ा कमजोर हुकूमतें समझते हैं। देखें ना, अब जो भी कहें, जैसे भी कहें, इस वक्त एक हुकूमत तो है ना, PDM है, उसकी जमातें हैं, 13-14 जमातें हैं। एक बड़ा अहम सवाल है, कल इसका एक हिस्सा DGISPR ने टच, एक शायद रह गया, या मुझे लगता है कि इसको थोड़ा मजीद एड्रेस किया जाना चाहिए था। वो था जिस तरीके से अब इस वक्त ट्वीट्स की जा रही है ना, वो उन वाकयात पे ट्वीट्स नहीं की जा रही 9 मई पे, वो ट्वीट्स की जा रही है मौजूदा ये जो छापे, क्रैकडाउन्स हैं, और आए दिन ट्वीट के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ एक ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि फ़लाँ स्टूडेंट को पकड़ लिया गया, फ़लाँ MPA के भतीजे को पकड़ लिया गया, बच्चे को पकड़ लिया गया, और फिर इसको रिलेट करते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन से। अगर तो ऐसा हो रहा है जैसा कि वो लिख रहे हैं कि जी उसकी गलती नहीं थी और उसको पकड़ लिया, तो डेफिनेटली इट्स अ वायलेशन। लेकिन दूसरी जानिब कल जो DGISPR ने चीज़ वाजे की, उन्होंने कहा जी हम इसकी तह तक जाना चाहते हैं और जो सिलसिले से जो कड़ियाँ मिलती हैं उनको हम सामने लाना चाहते हैं। तो आप बीइंग सहाफ़ी क्या समझते हैं कि ये जो इस वक्त अमल हो रहे हैं, क्रैकडाउन्स हैं, छापे हैं, इनके ऊपर मजीद वजाहत ज़रूरी है ताकि उस तासुर को ज़ायल किया जा सके जो देने की कोशिश की जा रही है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, आम शहरियों को पकड़ा जा रहा है और तशद्दुद किया जा रहा है? देखिए ना, असूली तौर पे ये सवाल तो पूछना चाहिए जो गवर्नमेंट है।
ये सवाल बाकी तो देखें जैली इदारे हैं ना उसके, फौज भी जिस तरह ब्यूरोक्रेसी है, जब हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, एग्जेक्टिव जो है, एग्जेक्टिव के तो दो हिस्से हैं, एक सिविल ब्यूरोक्रेसी है, एक मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, तो दोनों हुकूमत के मातहत है ना। तो ये जवाब तो हुकूमत को देना चाहिए कि जब वो पुलिस जाती है वहां पे जहां पे लोग जाते हैं छापे मारते हैं, तो वहां अगर कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं तो ये जवाब तो हुकूमत को देना है कि भाई ये कैसे हो रहा है। अच्छा, फिर अगर लोग राह चलते लापता हो रहे हैं तो उसका जवाब भी हुकूमत को देना है। ये तो कोई तरीका नहीं है कि हुकूमत ये कहे कि जी मुझे पता नहीं है कौन उठा के ले गया। यानी हम एक मुल्क में रहते हैं, तो दलील से जब आप बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं है। और मैं इसको एक जुमला मैं कहने लगा था, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि 9 मई का वाकया या जब भी कोई इस तरह का सानिया होता है जिसकी इंतहा जो होती है वो तशद्दुद पे होती है, तो वो एक दिन में नहीं होता। मैं इसको बार बार पहले भी कहता रहा हूँ, मैं आज भी दोहराता हूँ टीवी पे बैठ के ये कि ये एक दिन में नहीं होता। ये बहुत अरसा से आप बहुत सारी चीजें छोटी छोटी लेके चलते हैं, ग्राउंड बनाते हैं, जहनसाजी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसका ये नतीजा होता है। ये जी मीर साहब, टाइम मेरे पास कम है। कहते हैं मोहब्बत में ऐहद व पैमान भी जरूरी होते हैं और मोहब्बत में मुलाकातें भी जरूरी होती हैं। ये मुझे ऐसा लगता है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। अभी कुछ मुलाकातें हो रही हैं, मुझे नहीं पता ये मोहब्बत की मुलाकातें हैं, मफादात की मुलाकातें हैं। वो मुलाकातें दुबई में हो रही हैं, कितनी अहम समझ रहे हैं आप, और क्या नताइज की हामिल होंगी, नतीजा खेज होंगी? चूंकि दोनों प्लेयर्स जो इस वक्त मुलाकातें कर रहे हैं, दोनों का विकेट पे रहना अहम है और दोनों ही इस वक्त अहम है। ऐसा लगता नहीं है कि दोनों अहम नहीं है। दोनों हैं भी विकेट पे जी, इस वक्त वही विकेट पे हैं, दूसरे तो अभी इन वेटिंग है। वो तो बारी जब आएगी अगर कभी तो तब आएगी, अभी तो ये विकेट पे है। हमने, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते में एक प्रोग्राम में बात की थी कि अब देखिए आगे पावर शेयरिंग होनी है, हर एक ने अपना अपना हिस्सा निकालना है। तो ये बदकिस्मती है, आपने अभी इंट्रो में भी इसका जिक्र किया कि बदकिस्मती है हमारी कि हमारे हुक्मरानों के, हमारी ये खास तौर पे ये दोनों जो बड़ी जमातें हैं, इनके इजलास या कभी लंदन में होते हैं या इनका दूसरा मसला जो है दुबई में है। और इसीलिए देखें, मैं इससे कतई नजर, मतलब हमें कभी भी खान साहब की सियासत से उस तरह से कभी भी इत्तेफाक नहीं रहा कि ये जो चीजें होती रही हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो इंतहा पे गई, लेकिन इससे कतई नजर भी देखे ना, कोई एक पाकिस्तानी शहरी ये भी चाहता है कि भाई ये कैसी जमातें हैं कि जब ईद आती है, जब भी कोई इवेंट आता है, या ये लंदन में होते हैं, इनकी फैमिलीज लंदन में है, इनकी दौलत लंदन में है, इनका सारा कुछ लंदन में है या दुबई में है, ये वहां जाके इजलास करते हैं, ये पाकिस्तान में बैठ के बात। इसीलिए तो देखे ना, इमरान खान को जो पॉपुलैरिटी मिली भी थी, इसी बुनियाद पे मिली थी, इसी बयानिए पे मिली थी कि मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरा सारा कुछ पाकिस्तान में है, मैं यहीं पे बैठा हूँ। मुश्किल हालात भी है तो वो उनका आप कह लें कि क्रेडिट है या जो भी कह लें, वो आज भी पाकिस्तान में बैठे हुए। ये चीजें ऐसी हैं जो अवाम के ज़हन में भी आती हैं कि दूसरी पार्टियों से जब कंपैरिजन करते हैं, जाहिर आप ये दुबई में बैठे हैं, आपने देखा कि इनकी जो सीनियर क़यादत है, यानी जो बुजुर्ग हैं इनके, नवाज शरीफ साहब, उधर से जरदारी साहब, और उनकी आगे औलादें, अब ये दोनों भी बीच में शरीक है सारे। तो अब ये जाहिर है मुस्तकबिल का फार्मूला चीजें तय करेंगे कि हमने मुस्तकबिल के फार्मूला के हवाले से बात करें, और इसी सवाल में आपने कहा भी कि दोनों कैंडिडेट्स ही हैं, किसी ना किसी तरह दोनों के मुफादात हैं। सो ये जो मीटिंग्स हैं और ये सारे जो मामलात हो रहे हैं, इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के चांसेस हैं कि, क्योंकि अभी हमने कुछ ही माजी करीब में ही देखा है कि एक दूसरे पर तनकीद भी कर रहे थे, पॉलिसीज से इख्तलाफात भी रख रहे थे, अब अचानक मुलाकात भी हो रही है। सो ये सारी चीजें जो इख्तलाफात वाला मामला है, इसको साइड पे रख के ये स्टेबिलिटी लाने के लिए कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं इसका जवाब देने से पहले ना थोड़ा सा एक आपको बताऊं, वो कहते हैं ना कि एक आदमी था ना, वो उसको कश्ती में बिठा के कहीं दरिया में या समंदर में लेके गए, तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मुझे बड़ा डर लग रहा है, बड़ा डर लग रहा है। तो एक सियाना बंदा था, उसने कहा इसको जरा पानी में गिराओ। तो पानी में गिराया जब उसको, तो उसको 2-4 लोते आए, उन्होंने पकड़ के वापस कश्ती में बिठा दिया। तो सारा सफर उसने खामोशी से, सुकून से गुजारा। अब ये दोनों पार्टियों का हाल ये है कि ये इनको एक एक दफा जब ये बड़ा शोर मचाती थी, बड़ा वोट को इज्जत दो के नारे भी लगते थे, तो एक एक होता लग चुका है। अब इनको वापस कश्ती में बिठाया तो ये आफियत समझते हैं इस चीज में। वो कहते हैं यार सुकून है, ठीक है, बस अपना अपना शेयर लें, थोड़ा बहुत काम चलता रहे, फेस सेविंग चलती रहे। उससे बहुत बेहतर है कि जैसे वो जेलों में मुकदमात बन रहे थे, चीजें बन रही थी, तो उससे बहुत बेहतर है। तो इसलिए ये ज्यादा चूं चरा नहीं करेंगे।
और यही बस बदकिस्मती से ये कंट्रोल्ड जो जमहूरियत है ना, यही मतलूब है और ये कोई अच्छा नहीं है, लॉन्ग टर्म ये फार्मूला नहीं है ठीक है। पाकिस्तान और के लिए। एक बिल्कुल सवाल का मुख्तसर जवाब दे दें, दोबारा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जाऊंगा, जितना भौचाल आना था एक सियासी जमात की सियासत में, क्या वो आ चुका या उसे मजीद जोल्ट्स भी हो सकते हैं, उसे इंतजार करना चाहिए? क्विकली बताइएगा। आप तहरीक इंसाफ के हवाले से बात जी कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ के हवाले से। हाँ, देखिए तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं बहुत अरसे से एक चीज कह रहा हूं कि जब आप अपने वर्कर्स को बार बार एजिटेशन पे लाके थका देंगे, उनको लाके एक ऐसे मोड़ पे खड़ा कर देंगे, वो भी इंसान है, तो ऐसे नहीं होता। वो भी हालात को देख रहे हैं, वो चीजें देख रहे हैं। देखिए खान साहब जितनी अब मर्जी तकरीरें भी करें, सारा कुछ करें, अब मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पे या मुस्तकबिल करीब में ऐसा को आ जाए कि उनकी तकरीरों पे सुन के लोग परेशानी तो तब शुरू होती है हुकूमत के लिए। ठीक है, टाइम हमारा खत्म हो गया। आप कह रहे हैं कि फौरी तौर पर कुछ ऐसा होता नजर नहीं आता और हालात कुछ खास सहल नहीं होंगे। इमरान मीर साहब सीनियर साफी और तजियाकार का इजहार कर रहे थे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर, आपने तबसरा सुना। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ईद कुर्बान के बारे में हम मुसलसल बात कर रहे हैं। जब ज़िल-हज का महीना शुरू हुआ था, हमने आपसे बात की थी कि हम करते रहेंगे। पाकिस्तान में जुमेरात को ईद उल अज़हा इंशाअल्लाह मनाई जाएगी। मवेशी मंडियों में कुर्बानी का जानवर देखने के लिए और ख़रीदने के लिए रश बढ़ रहा है, जानवर भी बढ़ रहे हैं। ख़रीदार कम कीमत में वज़नी और खूबसूरत जानवर ख़रीदना चाहते हैं। इनकी सादगी देखिए क्या चाहते हैं। वहीं व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत वसूल करने के चक्कर में है और मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर भी है, एक से बढ़कर एक अनमलासन कीमत भी है और भाव ताव भी है। और दूसरी जानिब जो मानसून की बारिशें हैं, उन्होंने थोड़ा सा मज़ा किरकिरा भी किया है, खासतौर पे व्यापारियों के लिए। तो हमने कहा कि भाई आप घर में बैठें, हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या हो। बिल्कुल, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्तान से हमाद चौधरी है हमारे साथ, पेशावर से शाहजेब हैं, कोयटा से मोहम्मद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को हम खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सबसे पहले हम आपसे जानते हैं मुल्तान से हामिद साहब, आपसे जरूर हामिद चौधरी से पूछते हैं। आप गर्मी की वजह से पहले मुल्तान जाना चाहिए। हाँ, मैं उनको धूप में खड़ा देख रही हूँ, तो मैंने कहा मैं सबसे पहले उनसे पूछ लेती हूँ। ये जो मंडियों की सूरत हाल है, चूंकि लाहौर में तो हम कल बारिश की वजह से काफी मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन मुल्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है? दूसरा, कीमतों को लेकर क्या व्यापारी जो है वो कुछ रियायत करने को तैयार है? और खरीदारों की जो आमदोरफ्त है उसके हवाले से भी बताइएगा। देखिए, मुल्तान की गर्मी तो मशहूर है। कल शाम को बारिश तो हुई थी, लेकिन रात को मौसम अच्छा हो गया था, लेकिन सुबह सवेरे जैसे ही सूरज निकला है उसके बाद जो है तपिश बढ़ गई। गर्मी जो है, सूरज जो है आग बरसा रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं मंडियों की। थोड़ी सी मंडियाँ डिस्टर्ब हुई क्योंकि बारिश का पानी बहुत ज़्यादा था। खुले प्लाटों में जो है मंडियाँ लगाई गई थी। अब जो लोग थे, जो व्यापारी जनूबी पंजाब के दीगर शहरों से यहाँ मुल्तान आए हुए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाईपास के ऊपर जो है वो मंडियाँ, छोटी छोटी मंडियाँ लगा ली हैं, छोटे छोटे ठेले लगा लिए, यहाँ अपने जानवर फरोख्त कर रहे हैं। अब कीमतों की बात कर लेते हैं। कीमतों की बात करें तो छोटा जानवर जो पिछली दफ़ा जो है 30 से 35 हज़ार में आपको मिल जाता था, इस दफ़ा उसकी जो कीमत है वो 60 हज़ार से जो व्यापारी हैं वो स्टार्ट करते हैं। इसी वजह से जो है अभी तक व्यापारियों के बहुत ही ना होने के बराबर जानवर फरोख्त हुए हैं। शहरी आए हैं, शहरियों का यही दुहाई है कि आते हैं, कीमतें सुन के वापस चले जाते हैं, कीमतें बहुत ज़्यादा मांगी जा रही हैं। जबकि व्यापारियों का कहना है कि जनूबी पंजाब से जब वो यहाँ लेकर आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो इनको खल खिलाते हैं, चोकर खिलाते हैं, गंदम खिलाते हैं, उनकी कीमतें भी डबल हो चुकी हैं, उनके अखराजात बढ़ चुके हैं, इसलिए वो कीमतें ज़्यादा मांग रहे हैं। कीमतों की बात करें तो नॉर्मल बकरा जो है आपको 50 से 55 हज़ार में यहाँ मिलेगा। यही बकरा पिछले साल आपको 35 हज़ार तक मिल जाता था। बड़े जानवर की बात करें तो बड़ा जानवर जो 2 से सवा 2 मन का जानवर है, उसकी कीमत 1 लाख से ऊपर जा पहुंची है, जिसकी वजह से लोग आ जरूर रहे हैं, शहरी आ रहे हैं, लेकिन देखकर वापस चले जा रहे हैं। कल और परसों जो बहुत महंगा जानवर, उसमें बहुत महंगा जानवर जो आपकी समझ में आया हो, देखा हो आपने, महंगा तरीन भी जिसे कह सकते हैं, कोई देखा आपने ऐसा? देखें, अगर महंगे तरीन जानवरों की बात करें तो राजनपुर के यहाँ जो राजनपुर की बकरे होते हैं वाइट कलर के, उनकी कीमतें जो हैं 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक उनकी कीमतें हैं। उनके वजन जो है इसी तरह 4 लाख, 4 मन, 5 मन, 6 मन वजन है। इसी तरह अगर बैल की बात करें तो बैल की कीमत जो है वो लाखों में, 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख तक भी बैल यहाँ मौजूद हैं। खूबसूरत बैल लोग आ जरूर रहे हैं। ओके, हामिद वापस आते हैं।
कीमतें सुन के वापस जरा मैं क्वेटा और पेशावर की तरफ भी हम जाना चाहेंगे, वहां पे भी क्या सूरत हाल है इस वक्त, चूंकि पेशावर में भी शाहजेब है और क्वेटा में अकरम वो जब एंड ऑफ सीजन सेल होती है कपड़ों पे 20% ऑफ 30% ऑफ लगता है। ये जो एंड ऑफ सीजन हो रहा है, यानी कि डेज इख्तिताम की जानिब जा रहे हैं, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, सो इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट। या आपको लगता है कि डे एंड के ऊपर कोई इमरान बकरों में भी ऑफ ढूंढना चाह कोई रहे हैं? 10% 20% ऑफ भी मिलेगा व्यापारियों को? हाँ जी बिल्कुल इमरान, आपने सही कहा। बिल्कुल यहाँ पर कोई ऑफ वाला सिस्टम है ही नहीं। बिल्कुल जो व्यापारी थे अंदरूनी बलूचिस्तान से और खसूसन जो अंदरूनी सिंध से यहाँ पर अपने जानवर लेकर आए, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो उन्होंने मवेशी मंडियाँ लगाई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा की एयरपोर्ट की बड़ी मवेशी मंडी है यहाँ पर। तो कोई ऑफ यहाँ पर जो है ना रेट वगैरह रखे ही नहीं जाते। व्यापारी पूरा साल अपना जानवर पालते हैं, जो उसको खिलाते हैं, यहाँ पर लाते हैं, इसी उम्मीद से कि जो बड़ी ईद पर वो लोग आएंगे और यहाँ पर अपने जानवर बेचेंगे। तो इंतहाई महंगे दाम रखे गए हैं। जब व्यापारियों से बात हुई, क्योंकि गुज़िश्ता कई रोज से हम इसी सूरत हाल पर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो व्यापारियों का कहना है जानवर बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, उन्होंने मुनासिब दाम रखे हैं। अगर हम बड़े जानवर की बात करें तो जो महंगे से महंगा जानवर है जो यहाँ पर एयरपोर्ट रोड की मवेशी मंडी में था, उसका बादल नाम था, उसकी कीमत जो उन्होंने 8.5 लाख रखी थी। अच्छा। और इसके साथ साथ जो बकरा था सबसे बड़ा जो था, उसकी कीमत उसने 3 लाख रुपए रखी थी। जो छोटे मोटे जो बकरे हैं जो आम रूटीन के, जो गुज़िश्ता साल 30,000 35,000 में मिल जाते थे, अब वही बकरे उसी वजन के 18 से 19 किलो के जो बकरे हैं या दुम्बे हैं वो 60,000 55,000 की कीमतों पर फरोख्त किए जा रहे हैं। अच्छा। वो शहरी जो हर साल जो है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों में आते थे, जानवर खरीदते थे, उनमें से अक्सरियत की ऐसी तादाद है जो कह रही है कि इस बार जो है जानवर महंगे हैं। तो वो लगता यही है कि किसी न किसी तरह से अगर उनका भाव ताव हो गया तो वो जानवर खरीद लेंगे सुन्नत इब्राहिमी की लेकिन अदायगी अकरम भाई, कर अगर लेंगे। बाकी मार्केट्स का हम अंदाजा अगर लगाएं, जैसे कीमतें यही प्राइसेस रही बता रहे हैं, तो क्वेटा में मुझे लगता है थोड़ी सस्ती है। कंपैरेटिवली कम हाँ, है। मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, पेशावर की सूरत हाल भी जान लेते हैं। शाहजेब हमारे साथ में है। शाहजेब, पेशावर के हवाले से बताइएगा क्या सूरत हाल है मंडियों की इस वक्त? जी बिल्कुल, पेशावर में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 3 बड़ी मंडियां जो हैं, मरकज़ी मंडियां, मवेशी मंडियां यहाँ पे लगाई गई हैं। और गुज़िश्ता 2 दिन जो है मौसम खुशगवार था, जिसकी वजह से शहरियों ने जी भर के यहाँ पे खरीद ली है। खूबसूरत और अच्छे जानवर जो हैं वो ख़रीदे गए हैं। अब जो आज का मौसम है वो थोड़ा दोबारा से गर्म होना शुरू हो गया है, इसलिए इस वक्त जिस मंडी में हम मौजूद हैं, ये मंडी है और यहाँ पे पेशावर के जो अंदरून शहर के लोग हैं वो ज़्यादा ख़रीदारी के लिए आते हैं। तो यहाँ पे हमारी व्यापारी से भी बात हुई है, वो कहते हैं कि रेट थोड़ा कम कर दिया गया है, लेकिन जो ख़रीदार हैं वो इसी तरह जो है वो इज़हार कर रहे हैं कि रेट ज़्यादा है। तो इसमें जो बुनियादी वजह यह है कि हाई कोर्ट की जानिब से पाबंदी लगाई गई है जानवरों की तरसील पे अफगानिस्तान की जानिब। अच्छा। तो उसकी वजह से रेट जो है, आज फाइनल दिन है और ख़रीदारी का दिन है, तो खदशा यही है कि रेट कम होगा। शाहजेब, लेकिन अगर छोटे जानवर की कितने बात लोग की हैं, जाए, क्या बकरा, जो दुम्बा, बायर्स हैं, क्या वो बायर्स बड़ी तादाद में आए हैं? जो आपने क्या, चूंकि आप वहाँ पे खड़े हैं, तो बायर्स का इंटरेस्ट उतना है, लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं पिछले साल की निस्बत या उससे पिछले साल की निस्बत कम है लोग? नहीं, लोगों की तादाद तो ज़्यादा है। ख़रीदार आज गर्मी है लेकिन फिर भी ख़रीदार मंडी का उन्होंने रुख किया है, यहाँ पे मौजूद हैं। ज़्यादातर जो हैं 2-3 मंडियाँ चेक करके यहाँ पे आते हैं, तो उसके बाद जो रेट उनको मुनासिब लगता है वो उसी तरह से फिर ख़रीदारी करते हैं। ख़रीदार ज़्यादा है लेकिन वो उसमें है, चांस मारने के चक्कर में है कि रेट मज़ीद कम हो जाए। तो आज फाइनल दिन है और इसमें ये रेट कम होने का कभी इम्कान है, क्योंकि माल जो 2 दिन की खरीदारी हुई है उसके पेश नज़र जो व्यापारी हैं उन्होंने माल मजीद मंगवाया है। तो वो जो माल यहाँ पहुँचा है पेशावर में, उनको अब बेचना भी है, तो ये हर सूरत वो बेच के फिर जाते हैं। तो इसका असर डेफिनेटली आएगा। लगता है ऐसे है कि रेट कम होगा। ठीक है, हामिद आपसे आएगी। जी हामिद, चूंकि आप मुल्तान में हैं और हम आपको फिर गर्मी कैच देते हुए आखिर में आपकी जानिब आएंगे। आपने वैसे तो हमें राजनपुरी बकरों के वाले से बताया, ये वो इलाका है जहाँ पे फ्लड्स बड़े आए थे और फ्लड्स में बहुत सारे मवेशी मारे भी गए थे, और जाहिर बात है उनकी सेहत पे भी असर पड़ता है जब उनको खुराक नहीं मिल रही होती। इसका कितना असर देख रहे हैं आप? फ्लड्स का मवेशी मंडी के ऊपर कितना असर देख रहे हैं जानवरों की सूरत में?
देखिए इमरान, जिस जगह मैं मौजूद हूँ इस बाईपास के ऊपर जो है जानवरों का ढेर होते थे, बहुत बड़ी तादाद में जानवर जो है यहाँ मौजूद होते थे, लेकिन इस दफ़ा जो है वो जानवर हज़ारों से सैकड़ों की तादाद में आ गए हैं। ये फ़र्क ज़रूर पड़ा क्योंकि जनूबी पंजाब भर से ये व्यापारी जो है मुल्तान आते थे, क्योंकि मुल्तान बड़ा शहर है, यहाँ से बड़ी खरीदारी होती थी ईद कुर्बान के लिए। लेकिन इस दफ़ा कदरे कम जानवर नज़र आ रहे हैं। मंडियाँ भी 4 लगाई गई, उन 4 मंडियों में भी रश है, लेकिन जो बाईपास के ऊपर रश होता था वो इस दफ़ा बहुत ना होने के बराबर है। जो हज़ारों की तादाद में जानवर आते थे वो इस दफ़ा सैकड़ों की तादाद में आए हैं। व्यापारियों का यही कहना है कि जानवर उस तरह तैयार नहीं हो सके, उस तरह उनकी खिदमत खातिर नहीं कर सके जिस तरह वो पहले करते थे। चारा होता था, वो चारा खिलाते थे। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका भी, शाहजेब आपका भी, और कोयटा से मोहम्मद अकरम भी चूँकि हमारे साथ मौजूद थे। मुल्तान, पेशावर, कोयटा की मवेशी मंडियों की सूरत हाल हमें बता रहे थे जी। रेट अभी भी ज़्यादा हैं, जो डिस्काउंट इमरान ढूंढ रहे थे वो आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है मिलेगा, कोशिश जारी रखते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। जनाब, आपको पता है ईद आ रही है तो हमारे किचन के अंदर भी जो कहते हैं ना रौनकें बहाल हो गई हैं। हमने आज सोचा कि हम किचन को भी कुछ एक्टिव करें और वहाँ पे भी कुछ खाने के लिए जो हम शो के बाद खा सकें वो बनवाएं। तो उसके लिए हमारे साथ अहमद हमाद है, इज अ शेफ। अहमद हमाद, थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? आप सुनाएंगे? बिल्कुल ठीक। आप हमारे ये बताइएगा क्या आज मेन्यू में है, क्या बनाने वाले हैं आप? आज हम बेसिकली बनाने लगे हैं चिकन चिली ड्राई विद एग फ्राइड राइस। ओके। इसको हम ईद के लिए जो है वो बीफ में और मटन में भी बना सकते हैं। ओके। लेकिन जल्दी बनाने के लिए तो हम चिकन में आज बिल्कुल बनाने लगे। ठीक हो गया। उसके लिए हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? उसके लिए बेसिकली हमें चिकन चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बेल पेपर चाहिए, उसके साथ साथ ऑयस्टर सॉस चाहिए, सोया सॉस चाहिए। तो ये कुछ 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए और ये बहुत जल्दी बन जाता है। एंड हाउ मच टाइम डू यू रिक्वायर? कितना टाइम? आई ओनली रिक्वायर्ड 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में? वाओ, लवली। चले आप स्टार्ट करें और मीनवाइल हम अपने देखने वालों को अपना सेगमेंट दिखा देते हैं जी। सेगमेंट है जी हमारा मेरा पाकिस्तान, जिसमें उफेरा आज कोई बहुत ही पुरस्कार किस्म का कला दिखाने वाली हैं। शेखुपुरा में यह कला है और इसमें क्या है देखते हैं आज के सेगमेंट मेरा पाकिस्तान। शेखुपुरा में वाक़ ये अजीम शान कला मुगलिया अहद के सल्तनत की अजमत का निशान है। आज टीले पर खड़ा ये कला अपनी बेआबादी और वीरानी की दास्तान सुनाता है। तो आइए चलते हैं और आपको आज इस किले का विजिट कराते हैं और इसके साथ साथ इसकी तारीख पर भी कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप मुझे इस किले के बारे में बता सकते हैं? जी मैं बता सकता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या हम इसको अंदर से देख सकते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं, आप अंदर से देख सकती हैं। आए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको। काफी खस्ता हाल है। 400 साल हो गए इस किले को बने हुए। आप जानती हैं कि 1607 में जहांगीर ने इसकी तामीर का हुक्म दिया था। अच्छा। तामीर का निगरान जो है अपने उसने मुलाजिम सिकंदर अमीन को मुकर्रर किया था। अच्छा। और ये 7.5 साल में ये किला तामीर हुआ था। अच्छा, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि इस जगह का जो है वो इंतखाब क्यों किया गया था? इसके गिरदा गिर्द एक बहुत बड़ी शिकारगाह थी, जंगल थे और उसमें परिंदे थे, चरिंद थे और जानवर थे जिनका मुगल बादशाह बहुत शौक से शिकार किया करते थे। और उसने अपने क़याम के लिए ये इस बस्ती में हिरन मनार अपनी शिकारगाह से कुछ फासले पर ये किला तामीर करवाया। अच्छा, ये जो यहाँ पे हमें कुछ आर्ट पीसेस नजर आ रहे हैं, ये मुगल आर्किटेक्चर है और ये उस ज़माने के नक्शो नगार हैं जो अब थोड़े मादूम हो चुके हैं। बड़े सगीर का वाहिद किला है कि जिसमें बहुत ज़्यादा तामीरात और तब्दीलियाँ हुई हैं। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि 1806 में यहाँ पे सरदार अमीर सिंह सिख ने कब्जा कर लिया था। और आपके लिए बड़ी दिलचस्पी की बात होगी कि लाहौर शहर के अंदर जो एक तोप खड़ी है जिसको कैनन, जो भंगियों की तोप जिसको कहा जाता है, उसी तोप से इस किले का दरवाजा तोड़ के रंजीत सिंह अंदर दाखिल हुआ था। ये एक वाइट बिल्डिंग के इस वक्त हम अंदर मौजूद हैं। इस बिल्डिंग का क्या नाम है? इसको मलका महल कहते हैं। अच्छा। ये जहांगीर का जनान खाना था जहाँ उसकी बीवियाँ, उसका हरम आबाद था। अच्छा, तो फिर इस किले के अंदर जो है वो तहखाने भी मौजूद होंगे? तहखाने भी मौजूद हैं और एक रवायत के मुताबिक एक ऐसी सुरंग भी मौजूद है जो यहाँ से लेकर हिरन मनार तक जाती है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है खतरनाक तहखाना। जी, ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने ये लगाया है। इसकी वजह यह है कि इसकी दीवारें जो हैं बहुत शिकस्त और रेख्त का शिकार हैं
अच्छा। और पुरानी हो चुकी हैं और वो गिर जाती हैं, और यही रास्ता था जिसके बारे में रवायत है कि ये हिरन मीनार तक निकलता था। अच्छा, मैंने ये भी पढ़ा है कि यहाँ पे जितने भी रूलर्स आए थे, हर रूलर ने अपने हिसाब से इसके एरिया को जो है वो वसी करते गए थे। क्या ये सच है? इसको वसी भी किया और उसमें तब्दीलियां भी बहुत लाए। ये मुगल अहद था। ठीक है। अब आपको मैं लिए चलता हूँ रंजीत सिंह के अहद में, और साथ ही एंटर होते ये पूरा आर्किटेक्चर जो है वो चेंज हो चुका है। अच्छा सर, अगर हम बात करें इस किले की, तो इस किले से कौन कौन सी शख्सियात मंसूब थी? जहांगीर इस किले का बानी था, उसकी मलका नूरजहां इस किले में रही, उसका बाप इस किले में रहा, उसका बेटा इस किले में रहा, उसका पोता इस किले में रहा, हत्ता कि इसके पोते दाराशको ने अपने आखिरी अयाम इस किले में गुजारे या कुछ वक्त गुजारा। महाराजा की सबसे चहेती रानी जिंद कौर का ये जिंदान भी रहा है वो, और अपनी मौत तक वो इसी किले में कैद रही है। अच्छा सर, हम इस बिल्डिंग में तो आ चुके हैं, मुझे ये बताएं ये बिल्डिंग किस चीज़ की है? ये मलका महल था, ये उनकी रानियों का रंजीत सिंह ने इसमें इख्तरा की थी, जो तामीरात की हैं, ये उसी का एक हिस्सा है। अच्छा, अब इसमें एक सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रही है और एक सीढ़ी नीचे की तरफ जा रही है, हमने कहाँ जाना है? नीचे वाली सीढ़ी जो है तय खाना है। ये बड़ी खतरनाक सी सीढ़ियाँ हैं, काफी अंधेरा है यहाँ पर। देख सकते हैं दीवार में आर्चेस बनाई हुई हैं, जहाँ पर उस दौर में दिए रखे जाते थे जिनकी रोशनी में इन तहखानों में उतरा जा सके। ये ताकचे थे। खस्ता हाल जी हाँ, सीढ़ियाँ, ये 400 बरस पुरानी सीढ़ियाँ हैं। रानी जिंद कौर के बाद वाहिद खातून है जिसकी रसाई इस तहखाने तक हुई है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। तहखाने में इस वक्त हम पहुँच चुके हैं और एक्सप्रेस न्यूज़ वो वाहिद टेलीविज़न है जो इस तहखाने में पहुँचा है। अच्छा, इस तहखाने में आके लिटरली मुझे बहुत खौफ फील हो रहा है कि यहाँ पे ऐसे कुछ चीज़ें मौजूद हैं। कुछ रिवायात मौजूद हैं कि यहाँ एक सर कटा घुड़सवार नज़र आता है और एक औरत नज़र आती है, और इसमें जन्नात हैं और ऐसी इमारतों में जन्नात होते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ हूँ मैं? नहीं आना चाहती। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे चमगादड़ भी उड़ते फिर जी 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 जी। और जैसे जैसे अंदर तहखाने में दाखिल होते जा रहे हैं, आप सुन सकते हैं कि यहाँ पे आवाज़ें भी आ रही हैं और चमगादड़ हमारे ऊपर उड़ते फिर रहे हैं। काफ़ी खौफ भी आ रहा है। ये आप सुने, ये आवाज़ें हैं। क्योंकि ये जब बंद होता है तो फिर परिंदों का मस्कन बन जाता और है। यहाँ पे काफ़ी स्मेल भी है। बहरहाल यहाँ से आपको एक थोड़ा सा दिखा देते हैं कि आप- बिल्कुल ऊपर छत है जो यहाँ पर गिरी हुई है और ये उसका मलबा मौजूद जी है। हाँ, आप इनकी आर्चिस देखिए, इसकी खूबसूरती देखिए। आए, कोई आगे तो आए मेरे। अच्छा, वो सामने मुझे मस्जिद का बोर्ड नजर आ रहा है, तो हम वो देख सकते हैं? इंतज़ार कर रही है कि कोई आए और यहाँ पे सरबसजूद हो, और कभी तसव्वुर में लाइए कि कौन कौन लोग यहाँ पे, कौन कौन सी हस्तियाँ सजदा रेज होंगी। तो यहाँ पर पानी का इंतजाम कैसे होता है? ले जी नाज़रीन, हम अब उस कुएं पर मौजूद हैं जहाँ से शेखुपुरा फोर्ट के जो लोग थे, जो इसमें बसने वाले थे, मुग़ल दौर के, सिख दौर के लोग, वो यहाँ से पानी लिया करते थे। ये वो कुआं है कि जहाँ कभी मुगलों के अरबी नस्ल असील घोड़े अपनी बिल्कुल। प्यास बढ़ाते थे। इतना अजमत वाला ये जो कला है, रोब और दबदबा रखता है ये अपने अंदर, लेकिन ये इस तबाहाली तक पहुंचा कैसे? इंसानों की तरह इमारतों के भी नसीब होते हैं। ये एक बदनसीब कला है। बदकिस्मती से ये एक छोटी सी बस्ती में था। अगर ये कला, इतना खूबसूरत कला और इतना वसी और रेज़ कला किसी बड़े शहर में होता बिल्कुल। तो यकीनन ये महफूज होता। थैंक यू सो मच मुमताज़ साहब, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके और आपसे बहुत सारी हिस्ट्री जान के। नाज़रीन, आज हमने आपको इस किले का विजिट तो करवा दिया, लेकिन आखिर में मैं बस ये कहना चाहूँगी कि इस किले को तवज्जो की ज़रूरत है ताकि इसके निशानात मिटने से बच सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ मैं अल्लाह, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरे लिए सब तारीफ़ें हैं, नेमतें हैं, बादशाहत है सारे जहानों की, तेरा कोई शरीक नहीं। आज वो दिन है जब हज़ारों नहीं लाखों जो ईमान लाने वाले हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर, वो अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के घर में हाज़िरी देकर इन कलिमात का प्रचार कर रहे हैं। दुनिया भर में हर मुसलमान की ख्वाहिश ज़रूर होती है कि वो फ़रीज़ा हज अदा करे, और इसके लिए लोग सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं और उसके बाद ये फ़रीज़ा अदा करने के लिए जाते हैं। हज का रुकन है, रुकन आज़म, जिसे वक़ूफ़ अरफ़ात कहा जाता है, आज अदा किया जा रहा है। आज़मीन ने रात मिना में क़याम किया, इबादत, तिलावत,
इस्तग़फ़ार में मसरूफ़ रहे। इस साल दुनिया भर से 20 लाख से ज़ायद, कुछ ये नंबर 30 लाख तक भी बता रहे हैं, जो आज़मीन हज हैं वो इस मुक़द्दस फ़रीज़े की अदायगी के लिए एजाज़ मुक़द्दस पहुँचे हैं। यहाँ पे ये भी याद रखना ज़रूरी है कि हम साल फ़रीज़े हज की अदायगी के लिए रवा बरस 1,57,000 पाकिस्तानी जो हैं वो भी सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं और जो इस फ़रीज़े को अंजाम देंगे। तो आज ज़रूरी है कि हम इस अहम मौजू पे बात करें, इसके फ़ज़ाइल पे बात करें, इस दिन के तबरुकात पे बात करें। बहुत ही अहम। बिल्कुल, इस हवाले से हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर फ़हद अली काज़मी है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत बाबरकत कह लें, मुबारक दिन है। इस हवाले से हज, जिस तरह से भी इमरान ने भी मेंशन किया कि लोग पूरी ज़िंदगी अपने लिए जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं और फिर जाते हैं हज के ऊपर इस फरीज़े की अदायगी के लिए। दो के इसकी फजीलत से तो हम बिल्कुल जो कह लें वाकिफ़ हैं, लेकिन ज़रूर चाहेंगे कि आज के दिन की इम्पोर्टेंस के हवाले से आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स अ लॉट इमरान एंड नर्मला फॉर हैविंग मी ऑन द शो। हज देखें, जो मुस्लिम वर्शिप है उसका पिनिकल है, ये मुस्लिम वर्शिप की ज़ैनत है, इससे बड़ी वर्शिप नहीं है। और ये सारी की सारी तौहीद ईद की सेलिब्रेशन है। ये जो बैतुल्लाह है, जनाब आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने इसको सबसे पहले बनाया, तामीर की, और फिर इसकी तामीर नौ जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलके। और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुनियादी तौर पे हम अगर अंग्रेज़ी में कहें तो ही इज़ दी पैट्रियार्क ऑफ मोनोथिज़म। तौहीद का वो जो पहला एक पैग है वो इस कायनात में प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायम किया। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है आपके व्यूअर्स के लिए कि जनाब इस्माईल और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिलके बैतुल्लाह काबतुल्लाह की तामीर की। जनाब इब्राहीम अपने दूसरे बेटे जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ दूसरा बैतुल्लाह जो कि मस्जिद अक्सा है उसकी तामीर भी आपने की। तो ये दोनों जो अल्लाह के घर थे, बुनियादी तौर पे रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये ऑनर दिया और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर फिर कराया। और जो हज का ये जो रिचुअल है, ये जो रस्म है, ये जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसका बाकायदा तौर पे एक लेवल पर इजरा किया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको रिवाइव किया दोबारा से। और उसके अंदर जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बताई गई हिकमतें थी वो फिर आका को अता है। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया, हदीस का मफहूम है कि तुम पर अगर एक दफ़ा हज फ़र्ज है, अगर तुम एक वो ख़ास माल तुम वो वेल्थ एक्वायर कर लो और अगर तुम हज फिर भी ना करो, इट्स लाइक कि फिर तुम नॉन मुस्लिम भी इंतकाल तुम्हारा हो जाए तो फिर कोई हर्ज नहीं है। अगर हाँ, अगर तुम हज नहीं करते हो और तुम्हारे पास रिसोर्सेज थे, तुम्हारे पास वेल्थ थी। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि हज जो है वो आपको ऐसे पाक करता है, आपकी ततहीर करता है, आपको इस तरह से क्लेंज करता है कि जैसे आप अपनी वालदा के पेट से बाहर निकले, हदीस का मफहूम है, ये ऐसे आपको करता है। तो हज बुनियादी तौर पे इट इज़ दैट रिचुअल जो बुनियादी तौर पे आपको तौहीद और तौहीद के साथ साथ आपकी इंटरनल क्लेंजिंग। हमारे यहाँ इमरान नर्मला एक एम्फोसिस रहता है एक्सटर्नल के ऊपर, और एक्सटर्नल इसमें कोई शक नहीं है, एक्सटर्नल वेरी इंपॉर्टेंट, कोई शक ही नहीं है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है उसकी जो एक्सटर्नल फॉर्म है, दैट एक्सटर्नल फॉर्म इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट एंड बाइंडिंग, बट द इंटरनल the spiritual aspect of Hajj is actually far more important also. और हमारे यहाँ उस internal aspect के ऊपर हम तवज्जो नहीं देते। अब जैसे अगर मैं बड़े पहले तो हम मैक्रो लेवल के ऊपर देखें, हज हमें इत्तेहाद, यगानगत, यकजहती की एक सबक दे रहा है। और इत्तेहाद और यगानगत और यकजहती इस लेवल पे है कि एट टाइम्स आपकी जेंडर बाउंड्रीज भी शायद जब आप हज पे होते हैं तो उससे भी आप ट्रांसेंड कर जाते हैं। यू आर जस्ट एन ऑर्डिनरी स्लेव ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। कोई बंदा वहां पर ये नहीं सोच रहा कि मैं हनफी हूं, मैं शाफई हूं, मैं मालिकी हूं, मैं किसी एथनिसिटी से मेरा ताल्लुक है, किसी नेशनैलिटी के साथ मेरा ताल्लुक है। एक खुदा जो कि वननेस का कॉन्सेप्ट, और आपने एक हो के उसके सामने सजदा रेज हो जाना, अपनी आइडेंटिटी से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और करना बहुत जरूरी है। आपने कहा कि सबसे बड़ी इबादत है, बेशक सबसे बड़ी इबादत है इस्लाम के अंदर। इससे पहले और इसके बाद की शख्सियत मुख्तलिफ भी होनी चाहिए मुझे। बेशक, अगर आप हज नहीं कर चुके, उससे पहले जो शख्सियत है, फिर आपने हज किया,
उस एक बहुत बड़े मुश्किल मरहले से गुजरे और उसके बाद की तबीयत में कुछ फ़र्क होना चाहिए, लोगों में नहीं आता, मेजॉरिटी में नहीं आता। How you see this? इमरान, दिस इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। द अदर डे मैं भी एक शो में यही सवाल हुआ वहाँ पे, और हमने इसी सवाल को एड्रेस करने की कोशिश की कि हम ये देखते हैं कि एक तरफ तो हमें ये बताया जा रहा है, बिल्कुल हक है ये, कि हज आपको क्लेंस कर देता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हाजी वापस आते हैं तो उनकी स्पिरिचुअल एरोगेंस में इजाफा हो जाता है। वो हाजी साहब हो गए। हाँ, वो हाजी साहब हो गए, टच मी नॉट, मुझसे दूर और मैं सुपीरियर, एक ही होता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज के बाद का कॉन्डक्ट डिटरमिन करेगा वेदर आपका हज कबूल हुआ है या नहीं हुआ। अगर आप अल्लाह के करीब आ गए हैं, मैं हदीस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इंटरप्रेट कर रहा हूँ, अगर आप अल्लाह के करीब आ गए हैं, उसकी मखलूक के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, शरीयत पे चल रहे हैं, दैट इज व्हेन आपका हज मकबूल है। तो मकबूल हज की प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑलरेडी ये यार्डस्टिक दी हुई है कि आपका पुराना कॉन्डक्ट और आपका नया कॉन्डक्ट फर्क होगा, आप में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। इसलिए हमारे औलिया अल्लाह ने अक्सर ये कहा कि भाई नमाज जब अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कायम करो, तो इसका क्या मतलब है कि 5 दफा के सजदे तुमने कर लिए? नहीं, वो नमाज तुम्हारे इनर फाइबर्स का पार्ट बने, हज तुम्हारे इनर फाइबर्स का पार्ट बने। I have last 1 minute, बहुत ही कम टाइम है इस मौजू के लिए, तो हमें घंटों चाहिए, दिन चाहिए। जो खुतबा हज है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कुरान और हदीस के बाद, इनफैक्ट वो भी हदीस का हिस्सा है, एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट है, ह्यूमन चार्टर, और सब ह्यूमन चार्टर है। थोड़ा सा इस पे बात कर लीजिए। बिल्कुल इमरान, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा इरशाद फरमाया, इससे तो एक फौरी लेसन जो हमें लर्न करना है, हम ये समझते हैं कि दीन में जो सोशो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उस पर हमने बात नहीं करनी। आज हमारी महराबों मेंबर से ये मैसेजेस नहीं आ रहे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोशो इकोनॉमिक मैसेज दिया, तुम सब अल्लाह के सामने एक हो जाओ, ना कोई काला है ना कोई गोरा है, तुम्हारे तकवे की सुपीरियॉरिटी है, ना किसी काले को किसी गोरे पर, ना किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं है, कोई सुपीरियॉरिटी नहीं है। विमेन राइट्स की बात हुई, वहां पर सूदी निज़ाम के खात्मे की, और सबसे पहले अपने घर बनु हाशिम में अपने चचा के सूद को आपने फोरबिडन और बैन किया उसको, यानी उसको खत्म किया। तो उस खुतबे के अंदर इक्वालिटी की बात थी, उस खुतबे के अंदर सोशो इकोनॉमिक जस्टिस की बात थी, उस खुतबे में विमेन राइट्स की बात थी, गुलामों के हकूक, ह्यूमन राइट्स की बात थी, इकोनॉमी की बात थी। दोज वर द थीम्स प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज टॉकिंग अबाउट। एक फलाही रियासत की जो बुनियाद हो सकती है, एक फलाही माशरे की, खास तौर पे माशरे से रियासत बनती है। तो एक फौरी लेसन हज से और हज के खुतबे से जो प्रॉफिट हमें दे रहे हैं, हमारी महराबो मेंबर हमारे कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट के साथ जुड़े और इंस्पायर करे। और सिर्फ हम, ऑफ कोर्स वो चीज़ें भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं, हम उसका इनकार नहीं कर रहे कि किस तरीके से वजू के मसाइल हैं, किस तरीके से वो, लेकिन वो जो मैक्रो बिगर पिक्चर है हमारी रिलीजियस स्कॉलरशिप ने उसको भी करना है। थैंक यू वेरी मच। शॉर्टर टाइम के अंदर टू एड्रेस दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू। अल्लाह इसकी बरकतें हमें समेटने की तौफीक दे, हज का एसेंस हमारी शख्सियतों में आ जाए। हम नहीं भी कर पाए तो इन दिनों की वजह से हमारी शख्सियतें तब्दील हों, क्योंकि कुरान और हदीस तो हमारे पास बहरहाल मौजूद हैं, और अल्लाह में हाजिरी की भी तौफीक दे। एक ब्रेक ले। वेलकम बैक, यू वाचिंग एक्सप्रेसो। और इस वक्त हमारा पूरा स्टूडियो जो है वो बहुत ज़बरदस्ती खुशबू के साथ महक रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई एग्जेजरेशन नहीं आए। फिश के ऐसी वर्चुअल टेक्नोलॉजी आए, आपको भी पता चले। हम किचन में बराह रास्त आपको लेकर जाएंगे। अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े ज़बरदस्त शेफ़ हैं, और आज चिकन चिली ड्राई बना रहे हैं हमारे लिए अलॉन्ग विद राइस, फ्राइड राइस। सो देखते हैं कि अब तक ये कहाँ तक पहुँचे हैं। अहमद, कैसे हैं आप? कहाँ तक पहुँचा आपका काम शाम? बस मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, मैंने चिकन चिली ड्राई बना लिया और राइस रह गए, बस वो बन रहे हैं। ओके, सो राइस साथ साथ चूंकि अहमद बन रहे हैं, जी जी, राइस इज कंपैरेटिवली एन इजी रेसिपी। तो चिकन के बारे में बताइए कि आपने क्या रेसिपी, क्या है इसकी, कैसे इसको बनाया? चिकन को बेसिकली हमने फ्राई किया है, इसको ड्रेज करके। उसके बाद जो है हमने इसके अंदर चिली, ग्रीन चिलीज़ को हमने सौते किया है, उसी के साथ साथ जिंजर को सौते किया है। उसके बाद जो ड्रेज किया हुआ चिकन था जो हमने पहले फ्राई कर लिया था, उसको हमने डाला है, और 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयस्टर सॉस एंड 1 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस इसमें डाल के विद वाइट पेपर एंड सॉल्ट। बस इसको हमने अच्छे तरीके से टॉस कर लिया। और गार्निशिंग के लिए मैंने ब्लैक सेसमी सीड यूज़ किए हैं विद ग्रीन ऑनियन, ग्रीन पार्ट, यस,
ठीक हो गया। अच्छा, नॉर्मली हम अहमदाबाद, चूँकि हम इस तरह की जो रेसिपीज होती हैं दे आर क्विक, इनमें कटिंग वगैरह में टाइम लगता है, इस पर स्पाइसेस जो चिकन चिली ड्राई इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ये फ्लेवर एडजस्ट हो जाता है कि आपको जो ग्रीन चिलीज उसी क्वांटिटी में डालनी होती है? बिल्कुल नहीं, उस क्वांटिटी में ही डालनी होती है, क्योंकि ना हम उससे ज़्यादा कर सकते हैं, न्यूट्रल रखना पड़ता है हमें, ना उससे कम लेके जा सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है। आप राइस साथ साथ बनाते रहे, और राइस के हवाले से भी थोड़ा सा अगर आप हमें एक्सप्लेन कर दें कि आपने क्या और किया अहमद अभी चूंकि तक। हमारे शो में नई एंट्री है तो थोड़ा इंटरेक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा इनको आपसे दोस्ती में, तो दैट्स प्रीटी ओके। जी अहमद, जरा राइस के बारे में जी, बताइए, राइस और को जो मेरे है- जैसे जो लोग हैं ना जिनको कुछ नहीं बनाना आता, उनके लिए ये भी बहुत बड़ी चीज़ है बनाना। जो राइस जो है उसको सबसे पहले जो है मैंने बॉईल कर लिया था, उसके बाद जो है एग और ग्रीन अनियंस के साथ जो है इसको सौते करके फिर मैंने राइस डाल के जो है अब जो है थोड़ी 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसको सौते करूंगा और ये रेडी हो जाएंगे। ओह वाह, तो आप हमें ये ड्रिंक भी नजर आ रही है, ब्लेंडर नजर आ रहा है हमें, इसमें क्या क्या डाला है आपने? यस, ड्रिंक में ग्रीन में हम जो है क्यूकम्बर मार्गरीटा बना रहे हैं। क्यूकम्बर मार्गरीटा में हमें आइस चाहिए, 1 कप आइस लिया है हमने, साथ में 1 क्यूकम्बर लिया है और हाफ बंच ऑफ मिंट लिया है, ठीक है, विद 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर। इसको हम ब्लेंड करेंगे और हाफ सॉफ्ट ड्रिंक के साथ इसको सर्व करेंगे। ठीक हो गया। Alright, अहमद, आप alright. कंटिन्यू करें, मीनवाइल हम साथ साथ खाने की बातें करें तो हम पहले आपको वाला digest कर लें थोड़ा एक्सरसाइज सा। भी करा देते हैं। उसके लिए खुशी हमारे साथ आ गई है। जी खुशी, क्या बता रही हैं आप? थैंक यू रमला, थैंक यू इमरान। सो आज लेग डे है, सो हम ग्लूट्स और लेग्स की एक्सरसाइज करेंगे। 4 एक्सरसाइज होंगी, किसी में डंबल्स यूज़ करेंगे, किसी में हम बॉडी वेट ही रखेंगे, डिपेंड के आप कितनी देर से वर्कआउट कर रहे हो। सो वी नीड अ पेयर ऑफ डंबल्स। अगर आप बिगनर हैं आप लाइट डंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। You can always start with 2 kgs. So guys, मैं फ्रंट से दिखाऊंगी। We'll do RDLs. RDLs होते हैं Romanian deadlift, glute and hamstring focused. Posterior chain में आते हैं। So we're gonna go below the knees, keeping our back straight, chest up, go down and up. ये साइड एंगल इसलिए दिखा रही हूँ ताकि क्योंकि काफ़ी लोगों की बैक राउंड हो जाती है। स्ट्रेट होनी चाहिए, शोल्डर ब्लेड्स स्क्वीज टुगेदर, चेस्ट टाइट, feet hip width apart, and then guys, squats, dumbbells on your shoulders. अगर आपने एक डंबल यूज़ करना है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। गॉबलेट स्क्वाट्स कर सकते हैं या फिर ग्लूट्स और लेग्स को हिट करेंगे। स्क्वाट, कीप योर चेस्ट अपराइट। सारी एक्सरसाइज में अपने चेस्ट अपराइट रखनी है। शोल्डर्स बैक, रोल बैक एंड फीट शोल्डर विथ अपार्ट। गो बिलो द नीज। साइडवेज भी गाइस दिखा देती हूँ आपको। टोस पॉइंटिंग 45 डिग्रीज। पैरल भी ठीक है, अगर नी से पैरल होंगे आपके हिप्स तो भी अच्छा है। बिलो द नीज जाएं वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा स्ट्रेच आएगा आपको। देन गाइस, लंजेस। फर्स्ट हम साइड से स्टार्ट करेंगे, तो अगेन टेक अ बिग स्टेप फॉरवर्ड, बैक लेग back knee towards the floor, keeping our chest upright, and exhale when we extend our legs. And then we switch the other leg. ये हमारे glutes को और quads को और hamstring तीनों muscles को hit कर रही है। हमेशा अपने पीछे वाले leg पे weight रखना है। Make sure your front knee is not crossing the toe. And guys, front से भी दिखा देती हूँ आपको। Make sure your knee अंदर नहीं जा रही, बाहर की साइड पे हो। Third one is on the floor. Guys, आपने फ्लोर में जाना है। फ्लोर पे आपने हील्स टोज उठाने हैं, हैंड्स ऑन द फ्लोर, प्रेस डाउन एंड पुश योर हिप्स अप। ब्रीथ आउट करना है जब आपने हिप्स को पुश करना है। डोंट ओवर एक्सटेंड योर हिप्स, स्टमक टाइट रखते हैं, यहाँ आके हिप्स स्क्वीज करना है, बैक को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं देना आपने। गाइस, ये आपने 15 to 20 हिप्स करने हैं। हर राउंड के बाद आपने 1 मिनट ऑफ लेना है, 4 से 5 राउंड्स होंगे। डू ट्राई दीज एक्सरसाइजेज एट होम। प्रोग्रेसिवली वेट बढ़ाएं, मीन्स एवरी 2 वीक्स या एवरी मंथ के बाद अगर बहुत ही ज़्यादा स्लो रिजल्ट्स हैं तो उसके बाद आप महीने बाद जो है थोड़ा सा वेट और ऐड कर सकते हो, वरना यू कैन इवन डू बॉडी वेट एक्सरसाइजेस। ओके गाइस, ट्राई दीज एट होम। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। ओहो, जगह बना दी आपने खुशी हमारे पेट के अंदर कुछ मजीद एक्सरसाइज के बाद। खैर, एक्सरसाइज और खाना साथ साथ होना चाहिए, जो खाए उसको डाइजेस्ट भी करे। इस वक्त चावलों को दम लग गया है, ये आप देख रहे हैं। ऐसी कोई तबाही आ रही है, उधर दम लग गया, इधर दम निकल रहा है कि कब ये बनेगा। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं, खाना खिला के जाएंगे आपको, जानो नहीं है आपने।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है और ये चंद आखिरी मिनट जो सांसें है ले रहा है ना, प्रोग्राम। ये चंद मिनट हमारी जिंदगी के बड़े मुश्किल मिनट है, क्योंकि इस वक्त जो स्टूडियो के अंदर रोमा है, जो खुशबू है, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। और हमारे किचन में ड्रेसिंग हो रही है, गार्निशिंग हो रही है और हमाद बहुत ही जबरदस्त बारीक तरीके से कर बीनी रहे हैं। से अपना बेस्ट देते हुए हमाद बहुत ही जबरदस्त बाद लग रहा है हमें। आपके राइस भी रेडी हो गए हैं और बिल्कुल रेडी हो गया है और अभी हमारी ड्रिंक है जिसको हमने से ब्लेंड करना है, उसकी चीज़ें बता दी हैं। तो हम आज क्विकली हमें बता दें कि क्या क्या है। जी, तो हम इसको ब्लेंड करने जा रहे हैं। ठीक है। और ये अगर हमारा ब्लेंडर ऑन हो गया तो यस वी नीड टू चेक द कनेक्शन। हो गया। ओके चले, we can fix it, it's okay, this is since it's live, so there's a simple thing left, we just have to, oh it's working finally. यस, हमने कहा कि किचन में लोड शेडिंग ना होगी। फाइनली वी गॉट इट। अच्छा, आप इसमें ये पानी डाल, अच्छा सोडा है, ओके ओके ओके, सॉफ्ट है। मुझे बहुत हंसी आ रही है, सॉरी It's okay, मैं it's हंसना नहीं चाह रही हूँ लेकिन क्या करूँ, हंसी आ रही है। looks quite refreshing अच्छा, है ये ना। साथ उसने ब्लेंड नहीं किया। सो इसमें Oh, इन्होंने nice. डाले थे जी ककम्बर विद मिंट एंड आइस और चीनी तो नहीं डाली इसमें आपने? थोड़ी सी डाली है। शुगर थोड़ी सी डाली डाली, थोड़ी सी ओके। और साथ सोडा ऐड किया है इन्होंने। वेरी नाइस, लुक्स नाइस। हमारे कम से कम रेसिपीज की एक खूबी जरूर है कि इट ऑल लुक्स ग्रीन, सो आपको थोड़ा रिफ्रेशिंग एहसास होता है। और हम ये एहसास रखते हैं कोई भी रेसिपी लाने के लिए कि गर्मियों का फैक्टर ये जो चिली ड्राई में ग्रीन है ना, खा के देखें आपको पता लगेगा। अच्छा, that be too कड़वी। हाँ, Oh. चिलीज। चले अहमद, जबरदस्त इस वक्त आपकी रेसिपी कैमरे पे है और लोग देख रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त लग रही है। क्विकली जरा हमें इसका एक राउंड अप हमें दे दें कि आपने कैसे किया। तो बेसिकली आज हमने जो है चिकन चिली ड्राई विद फ्राइड राइस एंड क्यूकम्बर मार्गरीटा, बेस्ट फॉर जो हम ईद पे इतना ज़्यादा गोश्त खाते हैं और उसको हजम नहीं कर पाते, तो उसके लिए बेस्ट है। अच्छा। कि आपको रिफ्रेशिंग रखेगा और साथ साथ जो है आपका स्टमक भी ठीक रहेगा। वाओ। इसी के साथ साथ जो हमने चिकन चिली ड्राई जो रेडी किया है, ये बड़ा इजी है। यू कैन से कि 15 मिनट्स लगते हैं, 10 to 15 मिनट्स अगर आपकी सारी चीज़ें कटी हुई Ready हो हो, हाँ। तो आपको क्विकली इसको रेडी कर सकते हैं। काफ़ी वैसे ज़्यादा स्पाइसी ये रेडी होता है, लेकिन हमने आज नॉर्मल इसको जो है वो और ready इसमें किया। जो स्पाइस एड अप होता है वो इन्हीं ग्रीन चिली से होता है या फिर आप दूसरी मिर्च का White इस्तेमाल भी pepper कर भी सकते डाला है। व्हाइट पेपर और ग्रीन चिली से होता है। आप Okay. उसको अपने मुताबिक जो है वो Adjust कर सकते हैं। एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। ओके। तो बाकी- अच्छा, नॉर्मली हमारे यहाँ जो चाइनीज मिलता है उसमें हम पाकिस्तानी या देसी टच बहुत मसाले डाल के बनाते हैं। सो ये भी आपने थोड़ा पाकिस्तानी फ्लेवर इसमें रखा है? पाकिस्तानी चाइनीज। हाँ, रखा है। एग्जैक्टली पाकिस्तानी चाइनीज़ है। बाकी तो हम उसके फ्लेवर से ही नहीं अभी वाकिफ उन फ्लेवर तो से ही खा वाकिफ नहीं सकते, वो इतना हम फीका खा ही नहीं होता है। सकते, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा देसी टच देते हुए हमने जो है आज इसको रेडी किया है। अच्छा, क्विकली हमें ये भी बता दें, आपने कहा था कि आप ईद के मुताबिक इसको बीफ के साथ भी कर सकते हैं। Exactly. तो सिर्फ टाइम डिफरेंस होगा उसकी कुक होने में या कुछ और भी रेसिपी में भी तब्दीली आ जाएगी नहीं, बीफ को? वो मेरे नहीं ख्याल, आई गेस 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे क्योंकि उसमें हम बीफ अंडरकट यूज़ करते हैं। Okay. तो इट्स वेरी क्विकली टू मेक और बहुत आसान बन जाता टेंडर है। हो जाता है तो वो अच्छा हो जाता एग्जैक्टली है। वो Okay, बहुत okay. आसानी से बन जाता है। और राइस वी नीड टू कीप द सेम या राइस फिर No, मसाला we में need चले to keep जाएंगे? same. नहीं, हम सेम ही उसको प्रोसीजर बस करेंगे। इसमें आप चिकन की जगह बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप Exactly. मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही खुश शक्ल खाना है जो प्रोटीन से तैयार हो भरपूर चुका खाना है और अब ड्रिंक्स भी रेडी हैं। थैंक यू वेरी मच अहमद माद, बहुत welcome. शुक्रिया आपका। You're welcome. आपने हमारे किचन को और जो फर्स्ट कहते हैं एंड ना- रिव्यू आपको हम अपने सोशल मीडिया पे देंगे, अभी टेस्ट करके आपको बताते हैं। इट लुक्स सो डिलीशियस एंड अहमद फॉर द फर्स्ट टाइम आए, आपका वंस अगेन बहुत शुक्रिया। Thank you. तो क्या हम अपने इख्तिताम को पहुंच गए, आपको इजाजत है, आप कोई भी काम करना चाहें, अगर हमने आपको रोक के बिठाया हुआ था, आप जाइए कीजिए, अच्छे पार्टी से दिन करें। गुजारिए और एंजॉय कीजिए और साथ अगर दूसरों का ख्याल रख सकते हैं कुर्बानी की ईद के हवाले से तो वो भी जरूर कर लीजिए। टिल आवर नेक्स्ट मुलाकात, तब अल्लाह ने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।